नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जमींदारा वर्मी गोल्ड चैनल पर। आज की वीडियो में पोषक तत्व काम किस अवस्था में पौधा लेता है, सभी खादों की मुख्य विशेषताएं और कमियां, और ये खादें कब से कब तक काम करती है, और इस तरह की कई जानकारियां इस वीडियो में आज मिलेगी। दोस्तों, पौधे में कुल 18 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसके पूरे जीवन चक्र में। इनमें से 3 तत्व कोबाल्ट, निकल, क्लोरीन पर अलग अलग विशेषज्ञों के अलग अलग मत हैं। कहीं पर ये तत्व फायदा देते हैं, कहीं पर कुछ नुकसान देते हैं। इनमें से कुछ लोग 15, कुछ 16 और कुछ 17 तत्वों को जरूरी मानते हैं। इन सभी तत्वों में से 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधा वातावरण से सीधा ले सकता है, लेकिन बाकी सभी तत्वों को पौधों को अलग से देना पड़ता है। बाकी बचे तत्वों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी मुख्य पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। अब सूक्ष्म पोषक तत्व की जरूरत मुख्य पोषक तत्व और अन्य पोषक तत्व की अपेक्षा में काफ़ी कम होती है, और मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आता है, यानी NPK, और अन्य पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। इसके अलावा कॉपर, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, निकल और क्लोरीन को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्योंकि हवा से मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें अलग रखा जाता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों नाइट्रोजन से। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में या नाइट्राइट फॉर्म में या अमोनिया फॉर्म में, इन 3 रूप में नाइट्रोजन ले पाता है। इसलिए वातावरण में 78% नाइट्रोजन मौजूद होने के बावजूद भी पौधा नहीं ले पाता है, क्योंकि वो इस फॉर्म में नहीं मिल पाता। नाइट्रोजन दोस्तों क्लोरोफिल का एक मुख्य तत्व है, मतलब कि नाइट्रोजन की कमी, क्लोरोफिल की कमी। क्लोरोफिल के बिना पौधे को खाना बनाना संभव नहीं है, और बिना खाने के पौधे का मरना तय है ही। पौधा सभी तत्वों में से नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। पौधे के हर एक भाग के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्तियां हो। इसकी कमी को दूर करने के लिए साधारण तौर पर यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 40% नाइट्रोजन होता है। यूरिया डालने के 3 से 4 दिन बाद काम करना शुरू करता है और लगभग 20 दिन तक काम करता है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक खादों में यह खासियत होती है, एक बार कोई दाना नमी पर आ गया, रिएक्शन शुरू हो गई, तो एक चेन रिएक्शन यानी कि एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिससे फिर से नमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रिसर्च में यहाँ तक पाया गया है कि अगर 6% नमी भी आपकी मिट्टी में है तो भी यूरिया एक्टिवेट यानी सक्रिय हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यूरिया का लगातार यूज़ करने से मिट्टी का pH लेवल घट जाता है, क्योंकि यूरिया खुद न्यूट्रल होता है। इसका pH लगभग 7 के आसपास होता है, तो यूरिया का इस्तेमाल नर्सरी में नहीं करना चाहिए। यदि यूरिया नए पौधों के जड़ों के पास पड़ जाए तो पौधा जला भी सकती है। इसके इस्तेमाल के बीच में कम से कम 20 दिन का अंतराल रखना चाहिए, क्योंकि इसकी अधिकता से पौधों में कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। अब अलग तत्व है दोस्तों फास्फोरस। ये पौधा 2 रूप में लेता है: डाइहाइड्रेट्स फास्फेट या हाइड्रोजन फास्फोट। आज के युग में इसका मुख्य स्रोत डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP को माना जाता है। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, और इस प्रकार के सभी खाद जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक साथ आती हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स खाद या जटिल खाद भी कहते हैं। इस सभी खादों में अलग अलग तत्वों को अलग अलग तरीकों से आपस में बांध कर रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी पानी में घुल जाएगी,
यानी एक रिएक्शन हो जाएगा। अगर वही चीनी एक पॉलीथीन में पैक करके पानी में डाल देंगे तो चीनी उसी तरह बनी रहेगी और पानी के अंदर भी रहेगी। या ऐसे समझ सकते हैं, दो अलग अलग तत्वों को अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं से बांधकर फिर एक साथ मिलाया जाता है ताकि वे आपस में रिएक्शन ना करें। इस तरह की खादों को कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल खाद कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं डीएपी, एनपीके 12-32-16, एनपीके 19-19-19, 12-61-0 या 10-26-26। अब डीएपी में जो 18% नाइट्रोजन होता है, इसमें 15.5 अमोनियम नाइट्रेट होता है और 46% फास्फोरस में से 39.5 पानी में घुलता है और बाकी मिट्टी में जाकर घुलता है। इसलिए डीएपी धीरे धीरे पौधों में 7 दिन में लगना शुरू होता है और इसका असर 4 से 5 महीने तक चलता है। यहाँ तक कि पीएसबी यानी फास्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसकी मदद से आप पहले की डीएपी जो पहले खेत में डाली है, उस डीएपी का इस्तेमाल आप तुरंत की फसल में कर सकते हैं। दोस्तों, फास्फोरस पौधे के संपूर्ण बढ़वार में मदद करता है और जड़ों के विकास में और बीज के बनने में इसकी भूमिका सबसे अहम होती है। डीएपी का पीएच 8.1 के आसपास होता है। अगर आपकी मिट्टी पहले से ज़्यादा पीएच की है, जैसे पंजाब और हरियाणा की मिट्टी है, तो आपको फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहिए जिसका पीएच 1 से 1.5 के आसपास होता है। क्योंकि ज़्यादा पीएच में ज़्यादा पीएच वाली खाद डाल देते हैं तो मिट्टी का पीएच बढ़ जाएगा। मिट्टी के पीएच बढ़ने से पौधा उसमें से पोषक तत्व को नहीं ले पाता है, इसलिए ज़्यादा पीएच की मिट्टी में सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं पोटाश की। दोस्तों, पोटाश पौधे का सुरक्षा कवच बनाता है, पौधे को खाने को इधर उधर भेजने में मदद करता है, पौधे को स्ट्रेस से बचाता है। कम पानी हो या ज़्यादा पानी की स्थिति में या अत्यधिक धूप हो, गर्मी हो, इन सभी से पोटाश पौधे को बचाता है, जिसके कारण फूलों और फलों की संख्या बढ़ती है, जिसमें पैदावार में हमें मुनाफा होता है। अब इसके मुख्य स्रोत के रूप में म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी 0060 जो लाल रंग का होता है, या जिसे हम एमओपी भी बोल सकते हैं, या फिर एसओपी 0050 जो साधारण सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। इसके अलावा मार्केट में एनपीके भी कई ग्रेड के मिलते हैं, जैसे 10-26-26 में आपका 26% पोटाश होता है, 12-32-16 में आपका 16% पोटाश होता है और 19-19-19 में आपका 19% पोटाश होता है। पौधा पोटाश को सिर्फ K+ यानी पोटेशियम फॉर्म में ले सकता है। अब दोस्तों, एमओपी का पीएच तो 7 होता है, लेकिन एसओपी का पीएच 8.5 के लगभग होता है और आजकल इफ़को का नेचुरल पोटाश भी आता है जिसमें लगभग 14.5% पोटेशियम और आपको जिंक, लोहा, तांबा, मैग्नीज की भी कुछ मात्रा आपको मिल जाती है, जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका पीएच भी न्यूट्रल होता है। लेकिन नाइट्रोजन और पोटाश मिट्टी में फैल नहीं सकता, जिसके कारण आपने पोटाश पौधों में ऊपर से दिया है और पानी कम है तो वह पौधों की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए पोटाश को हमेशा कोशिश यह करनी चाहिए कि मिट्टी में ही दें ताकि पौधे की जड़ें पोटाश को आराम से पा सके। दोस्तों, पोटाश का जो क्लोराइड फॉर्म होता है यानी एमओपी को समुद्र के तटीय क्षेत्रों में वहाँ पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि समुद्र के किनारे क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे क्लोरीन की अधिकता से कुछ फसलों जैसे आलू, तंबाकू है या सिट्रस फ्रूट, संतरा, मौसमी, किन्नू, नींबू जैसी बागवानी फसलें होती हैं, इन पर क्लोरीन की अधिकता नुकसान पहुंचाती है। अगर आप तटीय क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो आप एनपीके और एसओपी का इस्तेमाल
करना चाहिए। अब दोस्तों MOP और SOP दोनों पौधे में 5 से 7 दिन में लगना शुरू होता है, लेकिन MOP मिट्टी में 2 से 3 महीने तक काम करता है और SOP मिट्टी में 1 से 1.5 महीने तक काम करता है। आजकल जितनी भी NPK आती है, जैसे NPK 12-32-16 या 10-26-26 या 12-61-0 या 19-19-19 पूरी तरीके से पानी में घुलनशील होती है। ये आपकी मिट्टी में लगभग 1 महीने तक काम करती है। अब जानते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। पहले कैल्शियम, ये पौधे में हर कोशिका की दीवार बनाता है, जो कोशिका के लिए यह बहुत ही मुख्य तत्व है। मतलब इसके बिना पौधा स्वस्थ नहीं दिख सकता। नई जड़ों के विकास में और नई कलियां निकलने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन कैल्शियम पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सीधा नहीं जा सकता, इसलिए इसकी कमी से नई पत्तियां, नई कलियां व नई डंठलों पर इसका असर देखने को मिलता है। जैसे पत्तियां मुड़ जाती है और डंठल बनकर टूट जाता है, ये सब कमियां कैल्शियम की कमी से ही होता है। इसकी पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। चूना भी मिट्टी में मिलाकर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम दोस्तों मिट्टी के pH को सुधार सकता है। अगर मिट्टी में एसिडिक ज़्यादा हो गई है तो कैल्शियम के प्रयोग से सुधार कर सकते हैं। ये उसके असर को न्यूट्रल करता है। इसी तरह मैग्नीशियम पौधे में खाना पहुंचाने में मदद करता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मुख्य तत्व होता है। इसका मतलब मैग्नीशियम की कमी से पौधे में क्लोरोफिल की कमी होने का डर रहता है। क्लोरोफिल की कमी से पौधे में पीलापन आ जाना, खाना न बना पाना, जिससे फलों की कमी जैसे कई दिक्कतें आना तय होती है। क्लोरोफिल की कमी से पत्तियों की नसें हरी व बाकी पत्ती पीली हो जाती है और फिर सूख कर झड़ जाती है। बीजों के बनते समय भी मैग्नीशियम की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत मैग्नीशियम सल्फेट डालकर पूरी की जा सकती है। अब दोस्तों बारी है सल्फ़र की। सल्फ़र को कई लोग तो चौथा मुख्य तत्व भी मानते हैं NPK के बाद, क्योंकि इसकी ज़रूरत अमीनो एसिड्स, प्रोटीन और तेल बनाने में बहुत ज़्यादा होती है। कुछ हद तक कुछ एंजाइम व विटामिन बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है और एक तरीके से कहा जाए तो पौधे को क्लोरोफिल बनाने में भी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि सीधे तौर पर नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से ज़रूरत पड़ती है। हम इंसानों व जानवरों में भी एमिनो एसिड बनाने के लिए सल्फ़र की ज़रूरत पड़ती है। फसलों में अनाज की गुणवत्ता को बढ़ाने में सल्फ़र का महत्व रहता है। दलहनी फसलों व तिलहनी फसलों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों सल्फ़र की कमी से पौधा नाइट्रोजन सही तरीके से नहीं ले पाता है, इसलिए नाइट्रोजन और सल्फ़र को एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। सल्फ़र से जड़ों को गर्मी भी मिलती है और ये फफूंदीनाशक के तौर पर भी काम करता है। इसकी कमी से पत्तों का रंग पीला पड़ जाता है। सल्फ़र के प्रयोग से रस चूसक कीड़ों पर भी कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है और माइट्स पर भी अच्छा काम करता है। और इसके इस्तेमाल के हिसाब से यह लगभग अलग अलग प्रतिशत में आता है, जैसे 15 से 20% मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए और 80% स्प्रे व दवा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। ये सभी तत्व पौधे में भरपूर मात्रा में होने चाहिए। बाकी तत्व अलग अलग प्रकार से अलग अलग फसलों में काम करते हैं। जैसे जिंक धान में खैरा यानी कि झंडा रोग से बचाता है। कॉपर एक फफूंदीनाशक के तौर पर काम करता है। बोरोन कई रोगों से बचाता है। फूलों को फल बनाने में मदद करता है। और इसी तरह मोलिब्डेनम की कमी से गोभी में विबटेल जैसी बीमारी भी आ जाती है। और इस तरह असंख्य काम ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। और इस पर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर अलग वीडियो बनाकर दूंगा। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
आपको जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।